गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 7.2 के बचे हुए सवाल को सॉल्व करेंगे। तो कल आपके इसके बारे में सूत्र बताया गया था। हमने आपको दो सूत्र बताया था। दोनों सूत्र से ये प्रश्नावली 7.2 समाप्त हो जाएगी। तो वो दोनों सूत्र आप अगर ना देखे हो तो इसके पहले वाली वीडियो में है, उसको आप देख लीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 5, 3, 5 इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष को, तो x और y की वैल्यू आपको ज्ञात करनी। कहने का तात्पर्य है एक समांतर चतुर्भुज है, उस समांतर चतुर्भुज के शीर्ष आपको दिए गए और जो भी शीर्ष हैं आपके क्रम से दिए गए हैं। यहाँ लिखा गया है क्रम से लेने पर, यानी सारे शीर्ष एक क्रम से दिए गए। जैसे आप देखेंगे एक यहाँ हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, ये हो गया समांतर चतुर्भुज। यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D, ये आपका एक समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज के जो आपके बिंदु दिए गए हैं, यानी जो शीर्ष दिए गए क्रम से दिए गए। क्रम से देने का मतलब ये हुआ, अगर A का निर्देशांक लिखेंगे तो A का निर्देशांक लिखेंगे 1, 2। B का निर्देशांक लिखना हुआ तो कितना लिखेंगे 4, कितना लिखेंगे y, ये B का हो गया। और C का लिखना हुआ तो कितना लिखेंगे x, कितना लिखेंगे 6। और अगर D का निर्देशांक लिखना हुआ तो लिखेंगे 3, कितना लिखेंगे 5। ये निर्देशांक होगा। अब इसमें कह रहा है चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y की वैल्यू आप ज्ञात करिए। आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ से हम A और C से एक क्या करेंगे, एक विकर्ण खींच देंगे और D और B से एक विकर्ण खींच देंगे। ये आपका विकर्ण हो गया। ये बिंदु जहाँ कट कर रहे हैं इसका नामकरण हम O कर देते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लिखेंगे AC, विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है? मध्य बिंदु का फार्मूला आप जानते हैं, जैसे x1 y1 और x2 y2 दिया गया है, तो इसका मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे? तो लिखते हैं x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। यही तो करते हैं, मध्य बिंदु ऐसे ज्ञात करते हैं। दो बिंदु से अगर मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए कहे x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ऐसे करेंगे। अब हमने आपसे बताया क्या, हमने कहा है आप लिखेंगे AC का विकर्ण AC का मध्य बिंदु इक्वल टू विकर्ण BD का मध्य बिंदु। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर क्या लिखेंगे BD का मध्य बिंदु, या BD विकर्ण का मध्य बिंदु। ये मध्य बिंदु विकर्ण AC A और C का मध्य बिंदु क्या है, O है, और BD का मध्य बिंदु क्या है, O है। तो हमने लिखा AC का मध्य बिंदु इक्वल टू BD का मध्य बिंदु। अगर हम आपसे A और C का मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए कहेंगे तो आप जानते हैं ये x1 है, ये y1 और ये क्या है x2 है, ये y2 है, यही तो है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु का फार्मूला आपको हमने बताया x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, यही तो हमने बताया। अब यहाँ आप क्या करेंगे, कुछ मत करिए, आप यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ x1 1 है और यहाँ कितना है x है, यानी x1 प्लस x2। तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 प्लस कितना लिखेंगे x
बटे कितना लिखेंगे 2, ये तो यक्स का निर्देशांक हो गया। अभी वाई का बचा है, y1 क्या है, y1 प्लस y2 होता है, y1 प्लस y2, ये y1 प्लस y2 बटे 2, तो y1 कितना है 2 है, और प्लस निशान लगाएंगे, y1 y2 कितना है आप बताएंगे 6, ये आपका बटे 2। यहाँ या इसको एक कोष्टक में लिखेंगे इक्वल टू बी डी क्या है, बी ए है, डी ए है, बी डी का मध्यबिंदु, बी डी का मध्यबिंदु क्या होगा, इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 4 प्लस कितना लिखेंगे 3 बटे कितना लिखेंगे 2, कामा लगा देंगे, y1 प्लस y2, y1 कितना है y है, और y2 कितना है प्लस 5 है, बटे कितना लिखेंगे 2, ये हो। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, विकर्ण AC का मध्यबिंदु बराबर विकर्ण BD का मध्यबिंदु। अब हमने x1 प्लस x2 बटे 2 इसी फार्मूले पे इसको रखा, इसको x1 माना, इसको y1 माना, इसको x2 माना, इसको y2 माना, फिर उसके बाद इसको क्या माना x1 y1, और इसको क्या माना डी वाले निर्देशांक को y2 x2 y2 माना, दोनों को हमने जोड़ लिया। अब चलते हैं आगे, क्या करेंगे, आगे आपको कुछ नहीं करना है, x का एक साथ और y का बिंदु एक साथ, जैसे आप जानते हैं ये x है और ये क्या है y, यही तो है। अब यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे 1 प्लस x बटे 2 इक्वल टू कितना लिखेंगे, 4 और 3 को जोड़ें कितना होगा आप बताएंगे 7 होगा, 7 बटे कितना हो गया 2। अब यहाँ देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, अगर तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 2 यहाँ जाएगा और ये 2 यहाँ जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए आपके, बचे कितने 1 प्लस एक्स इक्वल टू कितना होगा 7। देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 यहाँ चला जाएगा, जब 2 यहाँ आएगा तो नीचे 2 है, 2 2 कैंसिल तब भी हो जाएगा, चाहे आप पक्षांतर करके काट दीजिए, चाहे आप डायरेक्ट यहाँ से 2 2 को कैंसिल कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे x बराबर कितना लिखेंगे 7, और 1 को ले जाएंगे 7 के पास -1 हो जाएगा, तो x बराबर कितना होगा 6। अब इसी तरह से हमने कहा y को y के साथ रखिए। अब यहाँ क्या है, यहाँ ये 2 है, ये 6 है, 6 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा आप बताएंगे 8 होगा, 8 बटे 2 इक्वल टू यहाँ कितना है y प्लस कितना है 5 बटे कितना है 2। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। हमने x का x के साथ तुलना किया और y का y के साथ तुलना किया, यानी बराबर कर दिया, x की वैल्यू x के साथ, y की वैल्यू y के साथ। अब यहाँ से देखिए इस 2 को जैसे यहाँ कैंसिल किया वैसे यहाँ भी कैंसिल हो गया, यहाँ बचा कितना 8 बचा, यहाँ y बचा प्लस 5, यहाँ 8 को ऐसे लिखेंगे, इसको इधर लेके चले आएंगे -5 हो जाएगा, इसको यहाँ करेंगे y हो गया। अब इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा आप बताएंगे 3 आ जाएगा। क्या पूछा था, x और y की वैल्यू आपसे पूछा था, x और y की वैल्यू ज्ञात करिए, तो x की वैल्यू आपको 6 प्राप्त हुई, y की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई 3। कुछ नहीं करना था, इस क्वेश्चन में समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिए गए थे, तो हमने क्या किया, इन दोनों बिंदुओं से हमने विकर्ण खींचा, किस किस बिंदु से, ए और सी से एक विकर्ण खींचा, बी और डी से एक विकर्ण खींचा, और ये बिंदु आपस में ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे थे। तो हमने क्या किया, ए सी का मध्य बिंदु निकाला, मध्य बिंदु का फार्मूला हमने बताया x1 प्लस x2 बटे y1, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, यही होता है फार्मूला। तो इसको हमने x1 माना, इसको y1 माना, इसको x2 माना, y2 माना, तो यहाँ देखिए हमने जोड़ लिया, बटे 2 कर लिया, फिर y वाले को फिर ऐसे किया y1 प्लस y2, ये y1 2 है और y2 कितना है 6 है, बटे 2 हो गया। फिर BD का मध्य x1 और x2 यानी 4 और 3 को देखिए यहाँ लिखा गया 4 और 3 बटे 2, फिर y1 y2, y1 कितना है y है और y2 कितना है 5 है, देखिए यहाँ लिखा गया। इसके बाद x का x के साथ तुलना किया, अब ये पूरा एक बिंदु, ये इतना x का पद है, ये इतना y का पद है, ये x का पद है, ये y का पद है, तो x का x के साथ हमने कर दिया और y के y के साथ कर दिया, उसके बाद x और y की वैल्यू हमने सॉल्व किया, प्राप्त हो गई। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है 7वें क्वेश्चन में
7वां क्वेश्चन कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र बिंदु 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो आपका इसमें ए का निर्देशांक पूछ रहा है। सर्वप्रथम हम पहले एक वृत्त बनाएं। ये आपका एक वृत्त हो गया। वृत्त में एक केंद्र होता है, आप जानते हैं, ये केंद्र हो गया। और केंद्र से ये आपकी रेखा व्यास होती है। ये कौन सी रेखा होती है? व्यास होती है। तो यहाँ बिंदु हम ए कर लेते हैं, यहाँ बिंदु क्या कर लेते हैं? बी। ये हो गया। और ये केंद्र का बिंदु का नाम हम ओ रख लेते हैं। केंद्र के बिंदु का नाम ओ है, तो आपके क्वेश्चन में कह रहा है ए के निर्देशांक क्या करिए। तो माना ए का निर्देशांक क्या लिखेंगे? माना ए के निर्देशांक क्या लिखेंगे? यक्स कामा वाई। यक्स कामा वाई हो गया। यहां लिखेंगे यक्स कामा वाई। ये किसके निर्देशांक हुए? ये आपके ए के निर्देशांक। ए बी ये हो गया, वृत्त का व्यास है, तो ए बी ये आपका वृत्त का व्यास हो गया, जिसका केंद्र बिंदु आपका ओ है। फिर इसका केंद्र बिंदु कितना दे रहा है? 2, कितना दे रहा है? 3। यही तो दे रहा है। तथा बी के निर्देशांक 1, 4। यहाँ लिखेंगे 1, 4। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपको पूछ रहा है ए का निर्देशांक क्या होगा। थोड़ी देर के लिए हम आपसे पूछते हैं, अगर ए बिंदु का निर्देशांक दिया होता तो बी बिंदु का निर्देशांक दिया होता तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए कहता तो आप क्या करते? x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2, यही तो करते। तो अब यहां से हम मध्य बिंदु किसका निकालेंगे? लिखेंगे मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है? मध्य बिंदु क्या है? आप बताएंगे 2 है। तो पहले हम इसका सूत्र लिख लेते हैं, x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे क्या लिखेंगे? 2 जी। अब यहाँ मध्य बिंदु क्या दिया गया है? मध्य बिंदु यानी केंद्र क्या दिया गया है? आप बताएंगे 2 दिया गया है। ये x है, ये y है। तो यहाँ पहले क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। x1 की वैल्यू कितनी? इसको कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1, और इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2। यही तो होगा। अब यहाँ x1 + x2, तो x1 की वैल्यू कितनी है? आप बताएंगे x1 की वैल्यू x है, और y1 की वैल्यू x1 की वैल्यू x है, तो x2 की वैल्यू कितनी है? आप बताएंगे 1। यहाँ देखिए 1 दिया गया है, ये यहाँ 1 लिखेंगे, बटे कितना करेंगे? 2। ये हो गया। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे? इसके नीचे 1 मानेंगे, फिर ये गुणा कर दीजिए। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। 1 का गुणा x में करेंगे, x + 1 होगा। इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 दूना 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना 4 होगा। तो x बराबर कितना होगा? 4 - 1। x बराबर कितना प्राप्त होगा? आपका 3 प्राप्त हो गया। अब इसी तरह से y का निकालेंगे। जब y का निकालेंगे, y का मध्य बिंदु निकालेंगे, तो y का कितना दिया गया है? -3 दिया गया है। ये देखिए यहाँ -3 दिया। -3 बराबर क्या लिखेंगे? y1 की वैल्यू कितनी दी गई? आप बताएंगे y1 की वैल्यू y दी गई है, ये y है। y हमने माना है, इसका निर्देशांक a का निर्देशांक हमने माना है x, y, तो हमने क्या लिखा यहाँ? y लिख दिया, प्लस y2 कितना है? आप बताएंगे y2 4 दिया गया है। यहाँ कितना लिखेंगे? 4 बटे कितना लिखेंगे? 2। इसके नीचे 1 मान लीजिए। 3 के नीचे हमने 1 मान लिया। अब इसका गुणा इसमें कर लीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे। 1 का गुणा y में करेंगे तो y प्लस कितना लिखेंगे? 4। इसका गुणा इसमें करेंगे, -6 होगा। तो y बराबर कितना होगा? -6। ये इधर जाएगा तो -4 होगा। y बराबर कितना आ गया? -10 प्राप्त होगा। y की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई? 10 प्राप्त हो गई। ये अब क्या पूछा था? इसका निर्देशांक पूछा था, बिंदु ए के निर्देशांक पूछा था। तो बिंदु ए के निर्देशांक आपने माना क्या है?
माना ए के निर्देशांक x कामा वाई है, तो इसकी वैल्यू हमको कितना प्राप्त हो गई, 3 कामा माइनस 10, 3 कामा माइनस 10, ये आपके ए के निर्देशांक प्राप्त हो गए। ये तो आपका था 7वां क्वेश्चन। पूरा सुनेंगे। एक वृत्त था, वृत्त का ए बी ये व्यास था, केंद्र दिया गया था, मध्य बिंदु 2 कामा माइनस 3 दिया था, बिंदु बी के निर्देशांक दिया गया था, ए का निर्देशांक नहीं दिया था, ए का निर्देशांक हमने माना x कामा वाई, x कामा वाई। हमने ए बी का मध्य बिंदु क्या माना, ओ, केंद्र। मध्य बिंदु बराबर फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2 प्लस x1 प्लस x2 बटे 2, फिर आगे y1 प्लस y2 बटे 2, यही तो फार्मूला होता है। तो ये x1 था, ये y1 था, ये x2 था, ये y2 था। तो मध्य बिंदु इसका कितना दिया गया था, 2 दिया गया था। तो मध्य बिंदु के स्थान पे 2 रखा, x1 के स्थान पे हमने x रखा और x2 के स्थान पे कितना रखा, 1 रखा। ये देखिए बटे कितना लिखा, 2, ये सूत्र में 2 था, 2 लिखा। इसके बाद इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा किया, बस ये सॉल्व किया, आपको x की वैल्यू 3 प्राप्त हो गई। इसी तरह से हमने y का निर्देशांक निकाला, y1, ये y1 है, ये y2 है, तो y1 की वैल्यू y1 है और y2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, बटे 2 हो गया। और इसका मध्य बिंदु कितना है, -3 है। -3 लिखने के बाद इसका गुणा इसमें हुआ और 2 का गुणा -3 में हुआ, -6 हो गया। y प्लस 4 इक्वल टू -6, y बराबर -6 और ये 4 को पक्षांतर किया, -4 हो गया, y बराबर -10 प्राप्त हुआ। ये तो आपका 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 8वें क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यदि a और b क्रमशः -2 कामा -2 और 2 कामा -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक क्या कीजिए, ताकि AP इक्वल टू 3/7 AB हो तो P रेखाखंड AB पर स्थित है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, पहले सर्वप्रथम एक रेखाखंड हम खींचें, जैसे जैसे इसमें कह रहा वैसे आप करें। क्या कह रहा है, ए और बी के निर्देशांक कितने दिए गए हैं, आप देख रहे हैं ए और बी के निर्देशांक दिए गए। यहाँ आप ए लिख लीजिए, यहाँ आप बी लिख लीजिए। ये आपका एक रेखाखंड हो गया, ये हो गया, ये बी रेखाखंड ए बी आपको पता चल गया। ए की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, देखिए यहाँ पहले ए लिखा गया तो ए की वैल्यू इसको लिखे, और लगा है फिर बी लिखे हैं, और यहाँ भी लिखा गया है तो बी की वैल्यू ये प्राप्त होगी। यानी ए की वैल्यू आप कितना लिखेंगे, -2 कामा -2, और ए की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 2 कामा -4। अगर इसका मध्यबिंदु हम आपसे पूछते हैं तो मध्यबिंदु इसका आप क्या लिखेंगे, आप इसका मध्यबिंदु लिखेंगे P। क्यों P लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया गया, ये देखिए P दिया है, AP दिया गया है। यहाँ आपके क्वेश्चन में एक चीज और दिया गया है, लिखा है AP इक्वल टू, यहाँ से AP इक्वल टू लिखा है आपका 3 बटे कितना लिखा है, 7, और लिखा है AB, यही तो लिखा है। अब यहाँ AP के नीचे आप 1 मान लीजिए। अभी आप AP का अनुपात निकालेंगे और PB का अनुपात क्या निकलेगा, यानी इन दोनों का मान निकालेंगे। AP की वैल्यू कितनी है और PB की वैल्यू कितनी है, कैसे आप इसकी वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो इसकी वैल्यू प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हम इसके नीचे क्या मानेंगे, 1 हो गया, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं। अगर इसका गुणा हम इसमें करेंगे, अच्छा यहाँ से हम एक चीज और कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए बी ऊपर है अंश, इसको लाके यहाँ AP बटे AB इक्वल टू 3/7 लिखा जा सकता है कि नहीं, आप बताएंगे लिखा जा सकता है। कैसे, अगर इसका हम गुणा करेंगे तो ये आपका यहाँ जाएगा, तो चलिए हम गुणा करके आपको दिखा देते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे,
इसका गुणा इसमें करेंगे, क्या लिखेंगे 7 AP इक्वल टू 1 का गुणा 3 AB में करेंगे तो कितना लिखेंगे 3AB। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आई होगी। यहाँ फिर क्या लिखेंगे, लिखेंगे AP या आप AB, जो आपकी इच्छा सो लिखिए। यहाँ हम क्या लिखेंगे, लिख लेते हैं इसको क्रम से 3AB इक्वल टू लिखेंगे 7AP, ये हो गया। अब ये AB यहाँ है 3AB, अब इसको लाके हम इसके नीचे पक्षांतर करें, यहाँ हम क्या लिखेंगे AP को इसके नीचे लिख देते हैं AP, यहाँ कितना बचा 7 बचा। अब यहाँ इसके क्या करेंगे, इस 3 को इसके नीचे लिखा जा सकता है, आप बताएंगे लिखा जा सकता है। 3 को भेज देंगे 7 के नीचे, ये 7 3 को 7 बाई कितना प्राप्त हो गया आपको 3। यहाँ से इस 3 को अब मिटा देंगे, जब ये इसके नीचे चला गया तो इतना हो गया। अगर अब यहीं से आपसे हम पूछें AB और AP का मान कितना है तो आप कितना बताएंगे, तो देखिएगा ये AB है, अगर AB का मान आपसे पूछता है तो आप बताएंगे पूरा कितनी है 7, और AP का मान अगर पूछते हैं तो कितना बताएंगे 3। अगर इस रेखाखंड AB का मान पूछते हैं कितना है पूरा टोटल मिला के, तो आप बताएंगे इस रेखा की लंबाई 7 है। कितनी है 7 है। अगर AP का मान पूछते हैं, AP का मान कितना है A से P तक, तो A से P तक आप बताएंगे कितना है 3। देखिए AP ये नीचे है तो AP यहाँ नीचे कितना लिखा गया 3, और AB ऊपर है तो ऊपर यहाँ 7 लिखा गया है, तो यानी AB की वैल्यू आपको 7 प्राप्त हुई और AP की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हुई 3 प्राप्त हुई। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं। अब अगर हम आपसे पूछते हैं PB की लंबाई क्या है तो कैसे ज्ञात करेंगे। PB की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। AB बराबर क्या लिख सकते हैं, AB रेखाखंड में कितने पार्ट हैं, कितने खंड हैं, आप बताएंगे 2 खंड। वो दोनों खंड क्या क्या है, AB यही तो है, A से P तक एक खंड हो गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे AP प्लस P और B है कि नहीं है। AB ही रेखाखंड में, AB रेखा में आपका AP है प्लस क्या है PB, ये हो गया। अगर हम आपसे AP का मान पूछते हैं, AP का मान कितना है, AB का मान, तो AB की वैल्यू आपने निकाला है कितना 7, यहाँ 7 लिखते हैं इक्वल टू AP की वैल्यू आपने कितना निकाला है, तो AP की वैल्यू आपने बताया 3 है। A से P के बीच की दूरी कितनी है 3 है, यहाँ 3 लिख लेते हैं, प्लस यहाँ क्या लिखेंगे PB लिखेंगे। 7 में से 3 को घटा दीजिए, इसको इधर लेके आएंगे तो -3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या लिखेंगे PB लिखेंगे। 7 में से आप 3 घटाएंगे तो आपको 4 प्राप्त होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे PB। अगर आपसे हम पूछते हैं PB की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई तो आप बताएंगे कितना प्राप्त हुआ 4। यहाँ तक तो बातें क्लियर हुई होंगी। अब अगर आपसे हम पूछते हैं रेखाखंड AP अनुपाते PB तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे रेखाखंड AP अनुपाते PB 3:4 बताएंगे। कितना बताएंगे 3:4। तो अब आगे चलिए, आगे सॉल्व करते हैं। अब पूछ रहा है बिंदु P के निर्देशांक क्या हो, माना बिंदु P के निर्देशांक x, y मान लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो बिंदु P के निर्देशांक हमने मान लिया, माना बिंदु P के निर्देशांक x, y है। यहाँ तक तो बात आपको क्लियर हुई होगी। अब आप यहाँ लिखेंगे विभाजन का फार्मूला, अंतः विभाजन का फार्मूला। विभाजन का फार्मूला क्या होता है, अंतः विभाजन का फार्मूला आप जानते हैं,
m1 x2 m2 x1 बटे कितना होता है 2। फिर क्या होता है m1 y2 m2 y1 बटे कितना होता है 2। अब सारी चीजें आपको क्लियर है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और m1 और m2 क्या है आप बताएंगे। m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू आप बताएंगे कितनी है। यहाँ AP का मान जो है यही AP का मान ही m1 है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 3। और m2 कितना है, PB का मान कितना है 4, ये आपका कितना है m2 का मान। अगर यहाँ से हम और पूछते हैं x1 की वैल्यू कितनी है तो आप बताएंगे -2, और x2 की वैल्यू पूछते हैं तो कितनी बताएंगे 2। ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है। y1 की वैल्यू कितनी है -2 है, और y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू -4 है। बस इसी में सूत्र में आप रख दीजिए, आपकी P बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात हो जाए। तो चलिए यहाँ देखिए सारी चीजें हमने आपको लिख दिया ये। अब आप बताइए m1 का मान कितना है, तो आप बताएंगे m1 का मान कितना है 3 है, यहाँ लिखेंगे 3 गुणे x2 का मान कितना है, x2 का मान आप बताएंगे 4 है, x2 का मान यहाँ से आप बताएंगे 2 है, x2 यहाँ आपने लिखा है 2, तो यहाँ गुणा का निशान लगा के 2 लिखेंगे, प्लस ये m2 है, m2 की वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया 4, और यहाँ भी आपने लिखा है m2 की वैल्यू 4, तो यहाँ 4 गुणे x1 का मान कितना है, तो आप बताएंगे x1 का मान -2 बटे कितना करेंगे 2। अब इसी तरह से इसका भी निकालेंगे y का, ये विभाजन ये x का निकाल रहे हैं और ये विभाजन किसका निकाल रहे हैं y का, दोनों का एक ही साथ निकालते चलिए। m1 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे m1 की वैल्यू कितनी है 3 है, y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू -4 है, -4 लिखेंगे, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू 4 बताएंगे। y1 की वैल्यू कितना बताएंगे, y1 की वैल्यू -2 बताएंगे, यहाँ से ये लिखा जाएगा -2 बटे कितना करेंगे 2, ये हो गया। यहाँ आप x लिखते चलिए, इसका गुणा इसमें 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 4 का गुणा 2 में करेंगे माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा 8 बटे कितना होगा 2। यहाँ y लिखेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा -12, इसका गुणा इसमें करेंगे -8 बटे 2। इसको आप घटा दीजिए, घटाएंगे कितना आ जाएगा -2 बटा कितना लिखेंगे 2, ये x बराबर हो गया। y बराबर कितना होगा, इसको जोड़ेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 20 बटे 2। अब इसको आप सरल कर दीजिए, कितना आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ गई -1, और y की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई -10। अब आपके दोनों वैल्यू प्राप्त हो गई, x की भी वैल्यू प्राप्त हो गई और y की भी वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। चलिए यहाँ देखते हैं अंतः विभाजन बाह्य विभाजन का जो फार्मूला हमने बताया था। तो आप जानते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 होता है, यहाँ नीचे आपका लिखा जाता है m1 प्लस m2, ये मध्य बिंदु का हमने ऊपर सवाल सॉल्व किया, बटे 2 लिख दिया, बटे 2 नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा m1 प्लस m2। अब m1 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे, m1 की वैल्यू आपको कितना दिया गया 3, और m2 की वैल्यू कितनी दी गई है 4, यहाँ कितना लिखेंगे, m1 की वैल्यू कितनी दी गई है 3 और m2 की वैल्यू कितनी दी गई है 4, 4 3 कितना होगा, ये नीचे जोड़ेंगे तो 4 3 कितना होगा 7, ये ऊपर वैसे लिखा जाएगा, और यहाँ कितना होगा 4 3 कितना होगा 7, ये आप यहाँ कितना लिखेंगे 2 बटा कितना लिखेंगे, इसको घटाएंगे -2 बटा कितना आएगा 7, और इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो कितना हो जाएगा आप लिखेंगे
20/7। तो x और y की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई? आप लिखेंगे -2/7 -20/7। x और y की वैल्यू जो आपको ज्ञात करने के लिए कहा था, तो वो वैल्यू आपको प्राप्त हो गई कितना? -2/7 और फिर उसके बाद -20/7। ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। कुछ नहीं करना था, ए और बी बिंदु के निर्देशांक दिए गए थे, पी बिंदु का निर्देशांक आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा था, और यहाँ जो है ए पी बराबर दिया था 3/7 ए बी दिया था। ए पी यानी ए पी बराबर दिया था ये 3/7 ए बी। तो हमने क्या किया, हमने इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया, इतना हो गया। इस पद को हमने इधर लिख लिया, इसको यहाँ कर दिया। ए बी यहाँ ऐसे लिखा गया और ए पी को इसके नीचे ए बी के नीचे लिखा गया, और इस 7 को यहाँ ऐसे लिखा गया, इस 3 को इसके नीचे पक्षांतर कर दिया गया। इसके बाद फिर यहाँ से हमने क्या किया, अगर ए और बी का मान निकाला, ए बी का मान कितना निकाला? रेखाखंड पूरी लंबाई ए बी हमने बताया कि आपको कितनी है? 7। और पी ए पी की वैल्यू कितनी है? 3। ए पी की वैल्यू 7 है और ए बी की वैल्यू कितनी है? 7। इसकी 3 है, इसकी 7। तो पी बी का मान निकालना हुआ, तो 7 में से हमने 3 को हटा दिया। देखिए यहाँ सॉल्व किया, ए बी रेखाखंड के अंतर्गत ए पी है प्लस पी बी। तो देखिए ए बी की वैल्यू 7 है, ए पी की वैल्यू 3 है, और पी बी की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको। तो यहाँ 7 में से 3 को घटाया गया, 4 आ गया। पी बी की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई आपको? 4। तो विभाजन, ये x पी बिंदु का निर्देशांक हमने कहा था, माना पी बिंदु के निर्देशांक क्या है? x, y है। यहाँ आप लिख लीजिएगा, माना पी बिंदु के निर्देशांक क्या है? x, y। तो देखिए x, y है, तो विभाजन का हमने फार्मूला सूत्र लगाया। विभाजन का फार्मूला होता है अंतः विभाजन का m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 धन m2। और ये तो x का हो गया, फिर y का भी विभाजन, 2 बिंदु होते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 m2। ये होता है सारी वैल्यू m1 m2 x1 x2 की वैल्यू पुट की गई, उसके बाद सॉल्व किया गया। x की वैल्यू आपको इतनी प्राप्त हुई, y की वैल्यू आपको -20/7 प्राप्त हुआ। इसके निर्देशांक आपके कितने हुए? -2/7 और -20/7। x और y की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 9वां क्वेश्चन आप देखेंगे, बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भाग। तो चलिए 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। 9वें क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, 2 बिंदु है ए और बी, ए और बी के मध्य बिंदु दिए गए हैं। क्या क्या दिया गया देखिए, पहले आप क्वेश्चन में आपने पढ़ा ए बिंदु और बी बिंदु, 2 बिंदु दिए गए। यहां लिखेंगे क्या? यहां लिखेंगे बी। ये हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया ए और ये बी। ए बिंदु के निर्देशांक कितने दिए गए हैं? ए बिंदु के निर्देशांक -2, और बी बिंदु के निर्देशांक देखिए यहाँ 2, 8 दिया गया है। 2, कितना लिखेंगे? 8। कह रहा जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब यही रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करना, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? एक भाग हो गया, 2 भाग हो गया, और ये 3 भाग, 1 2 3 4, ये 4 भाग आपके कंप्लीट हो गए। 4 भाग आपके क्या क्या हुए हैं? ये 4 भाग आप लिखेंगे। यहाँ कितना लिखेंगे? P Q R, ये चारों पार्ट है। आप ए बी के 4 बराबर भागों में विभाजित करना है।
तो देखिए हमने ए बी रेखाखंड जो दिया गया था इसको 4 भाग में लिखा। क्या लिखा? ए पी लिखा, पी बी लिखा, ए पी लिखा, पी क्यू लिखा, क्यू आर लिखा। देखिए ये खंड बन रहा है, 1 2 3 4, ये चारों खंड हो गए। अब इसमें आप कैसे पी क्यू आर का मान कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं अगर आपको क्यू का निर्देशांक निकालना हो तो यहाँ x1 y1 मान लेते हैं। लिखेंगे रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु क्यू के निर्देशांक। लिखेंगे रेखा ए बी के मध्य बिंदु क्यू के निर्देशांक। क्यू के निर्देशांक क्या है? रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु का हमने फार्मूला आपको बताया है। क्या बताया? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या लिखेंगे? x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। मध्य बिंदु यही होता है। अब इसको मानेंगे आप x1। चलिए यहाँ हम लिख देते हैं x1 की वैल्यू कितनी है? -2। x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू 2 है। y1 की वैल्यू कितनी है? आप बताएंगे 2। y2 की वैल्यू कितनी है? आप बताएंगे 1। ये सारी वैल्यू हमने लिख दिया। x1 का मान -2, x2 का मान 2, y1 का मान 2 और y1 का मान 2 और y2 का मान कितना है? आपका 8 है। मध्य बिंदु किसका निकालना है? क्यू का निकालना है। क्यू का मध्य बिंदु हमने क्या माना है? x, y माना है। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर, ये x बराबर लिखेंगे। x1 का मान कितना है? तो x1 का मान बताएंगे -2 और x2 की वैल्यू कितनी है? आप बताएंगे 2 बटे कितना लिखेंगे? 2। 2 में से 2 गए, कितना आ गया? 0। x बराबर कितना हो गया? 0 बटा 2। x बराबर कितना प्राप्त होगा? 0। अभी लेकिन आपको y का भी निकालना है। जब y का निकालेंगे तो y बराबर क्या लिखेंगे? y1 प्लस y2। y1 की वैल्यू कितनी है? 2 और y2 की वैल्यू कितनी है? 8 बटे कितना लिखेंगे? 2। मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2। तो देखिए x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू हमने लिखा, बटे 2 किया। अब इसी तरह से y1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 8 बटे 2। तो y बराबर आपको कितना होगा? 8 2 कितना होगा? 10 बटे 2 कितना हो जाएगा? 5। इसका मान आपने कितना निकाल लिया? 0 कामा कितना निकाल लिए? 5। यहाँ तक तो आपको पता चल गया होगा। 0 कामा 5 किस बिंदु का निर्देशांक आया? क्यू बिंदु का निर्देशांक आया। 0 कामा कितना? 5। ये हो गया। अब आप ए और क्यू के बीच मध्य बिंदु क्या है? आप बताएंगे पी। पी बिंदु का निर्देशांक। पी बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? यहाँ लिखेंगे आप, जिस तरह से आपने इसको निकाला इसी तरह से इसका भी निकालेंगे। पी बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? पी बिंदु लिखेंगे ए क्यू के मध्य बिंदु P का निर्देशांक। आप लिख लीजिएगा ए क्यू के मध्य P बिंदु के निर्देशांक। क्या लिखेंगे? इसका भी x1 y1 मान लेते हैं। तो यहाँ x बराबर क्या लिखेंगे? x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। अब यहाँ से देखिए ये x1 है, ये y1 है। अब q का मान हमने इसको निकाला, इसको आप x1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? y2 मानेंगे। ये आपका x1 है, x2 है, ये y2। अब इसके पहले हमने इसको माना था x2 y2, लेकिन जब q का निकल गया, q बिंदु का निर्देशांक निकल गया, तो a और q से मध्य बिंदु P का निकालेंगे। तो ये तो x1 y1 रहेगा, ये x2 y2 बनेगा। x2 कितना बनेगा? 0 और y2 कितना बनेगा? 5। तो यहाँ क्या लिखेंगे? x बराबर x1 का मान कितना लिखे हैं? -2। x2 का मान कितना है? आप बताएंगे। x2 का मान अब आपका ये बन गया, क्या? ये
x2 का मान ये बना कितना 0,5 0/2। तो x बराबर कितना होगा -2/2 कैंसिल हो गया। x बराबर कितना प्राप्त हुआ -1 प्राप्त हुआ। ये किसकी वैल्यू प्राप्त हो गई x। इसी तरह से y का निकालेंगे। y1 का मान कितना है y1 का मान देखिए ये है बिंदु ए की, क्योंकि ए और क्यू के बीच का निर्देशांक हम निकाल रहे हैं पी के बीच का ए क्यू के बीच पी बिंदु का निर्देशांक। तो यहाँ y1 की वैल्यू कितना रखेंगे यहाँ y1 की वैल्यू रखेंगे 2 और y2 की वैल्यू कितना रखेंगे y2 क्या है y2 आपका यहाँ से दिया गया 5 बटे कितना लिखेंगे 2 5 2 कितना होगा 7 बटे कितना हो गया 2। ये किसका निर्देशांक आ गया ये आपका आ गया पी बिंदु का निर्देशांक। पी बिंदु का निर्देशांक आपने कितना लिखा आप लिखेंगे -1 कामा कितना लिखेंगे 7/2। ये किसका आ गया पी बिंदु के निर्देशांक आ गए। अब इसी तरह से आर बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। आर बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे जिस तरह से आपने पी और क्यू का पी और आर का निकाला इसी तरह से पी और क्यू का निकाला इसी तरह से आर का भी निकालना है। लिखेंगे क्यू बी के बीच यहां लिखिएगा क्यू बी के बीच कौन सा बिंदु है आर के निर्देशांक क्या लिखेंगे इसका भी x1 y1 मान लीजिए। अब इसका कितना निकालें क्यू का आपने निकाला है कितना 0,5 0,5 बी का क्या है 2 कामा कितना है 8 यही तो है। क्यू बी के बीच आर के निर्देशांक आर का निर्देशांक यही है। क्या लिखेंगे मध्य बिंदु x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 y1 y2 बटे कितना लिखेंगे 2। x1 की वैल्यू आप क्या लिखेंगे x1 की वैल्यू अब आपकी ये हो जाएगी 0। x1 की वैल्यू ये हो गई 0 और x2 की वैल्यू कितनी होगी 2 बटे कितना लिखेंगे 2। y1 की वैल्यू कितनी होगी 5 और y2 की वैल्यू कितनी होगी 8/2। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2/2 होगा। इसको जोड़ेंगे 8 5 13/2 होगा। ये आपका निर्देशांक आ गया ये प्राप्त हो गया 1,13/2 1,13/2। इसका निर्देशांक कितना प्राप्त हुआ 1,13/2। ये आर का निर्देशांक हो गया और उसके बाद पी का क्यू का आर का सबका हमने निर्देशांक निकाल दिया। क्या करना था रेखाखंड ए बी के पहले हमने रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु क्या था क्यू था ना। मध्य बिंदु होते क्या है मध्य बिंदु देखिए इधर से गिनेंगे 1 2 ये तीसरे स्थान पे पड़ रहा है। इधर से 1 2 गिनेंगे ये बीच में भी तीसरे स्थान पे पड़ रहा है। यानी कहने का तात्पर्य ये है मध्य बिंदु आपका क्यू है। तो क्यू का निर्देशांक हमने कैसे निकाला रेखाखंड ए बी के बीच क्यू का निर्देशांक। तो क्यू का निर्देशांक क्या लिखे क्यू के निर्देशांक तो x1 धन x2/2 y1 प्लस y2/2। इसी तरह से करके एक एक करके हमने सॉल्व किया। इन सब की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है 10वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, 1 है। तो समांतर चतुर्भुज है इसके शीर्ष दिए गए हैं इसका क्षेत्रफल कह रहा है। नीचे आपका संकेत बुक में लिखा है संकेत समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो चलिए ठीक है एक समांतर चतुर्भुज पहले हम आपको यहाँ बनाते हैं। ये हो गया समांतर चतुर्भुज।
और ये आपके हो गए विकर्ण, ये हो गए आपके विकर्ण। अब देखिए समांतर चतुर्भुज के जो शीर्ष दिए गए हैं, यहाँ नामकरण कर लेते हैं ए, यहाँ कर लेते हैं बी, यहाँ कर लेते हैं सी, यहाँ कर लेते हैं डी, ये हो गया। अब समांतर चतुर्भुज के शीर्ष क्या दिए गए हैं, यहाँ लिखेंगे 3, 0 और बी का लिखेंगे 4, कितना लिखेंगे 5, सी का कितना लिखेंगे -1, 4 और डी का कितना लिखेंगे -2, -1। ये हो गए ए का, बी का, सी का, डी का, ये शीर्ष आपके बुक में दिए गए हैं, क्वेश्चन में आपको दिया गया है। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, संकेत में दिया है। तो आप समांतर चतुर्भुज के पहले आप विकर्ण निकाल लीजिए। विकर्ण का कहने का तात्पर्य है बिंदु ए सी के बीच की दूरी निकाल लीजिए। लिखेंगे बिंदु ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी का फार्मूला होता है x2 - x1 होल वर्ग प्लस y2 y1 होल वर्ग पुस्तक बंद u वर्ग, यही हो गया। अब यहाँ ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है, ये y2। तो आप a से b के, a से c के बीच की दूरी निकाल लेंगे। जब दूरी निकालेंगे यही इसका विकर्ण होगा। देखिए यहाँ आप क्या लिखेंगे, x2 की वैल्यू कितनी दी गई, इसको मानेंगे आप x1 और इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। तो x2 की वैल्यू कितनी दी गई, तो x2 की वैल्यू आपको दी गई है -1, माइनस x1 की वैल्यू कितनी दी गई, 3 दी गई है, यहाँ 3 लिखेंगे। y2 की वैल्यू कितनी दी गई, y2 की वैल्यू 4 दी गई। ये देखिए y2 का निर्देशांक है ये y2 4, y1 का मान कितना दिया गया, y1 का मान यहाँ से तुलना करेंगे 0 प्राप्त होगा। ये इसको ऐसे रूट में लगाएंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -4 का वर्ग, इसको क्या करेंगे 4 का वर्ग करेंगे, तो ये 4 चौक 16 ये हो गया, 4 चौक 16 ये भी हो गया। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 32 होगा, 32 होगा। तो इसका वर्गमूल क्या होगा, कितना लिखेंगे 4√2, ये 4 अंदर जाएगा 16 होगा और 16 गुणे 2 करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो यानी इस AC की लंबाई कितनी आ गई 4√2 आ गई, ये हो। अब इसी तरह से B और D के बीच की दूरी निकालेंगे, किसके बीच की दूरी, B D के बीच की दूरी, दूरी का फार्मूला क्या होता है वही। अब इसको आप x1 मानेंगे, इसको y1 और इसको क्या मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2, यही तो हो गया। अब यहाँ फार्मूला होता है x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। x2 क्या है, x2 आप लिखेंगे -2, यहाँ लिखेंगे -2, x2 ये आपका x1, x1 कितना है आपका 4 है, y2 कितना दिया गया, y2 आपका ये है, ये y2 है तो y2 से तुलना करेंगे तो -1 प्राप्त होगा, -1। y1 कितना है, y1 ये देखिए यहाँ लिखा गया, ये y1 -5 हो गया। और इसके बाद इसका वर्ग करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -6 होगा, और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो -6 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसके बाद छहाक कितना होगा 36 और ये भी 36 हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे, 36 36 कितना होगा आप जानते हैं, ये 72 कितना हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, ये कितना हो गया रूट में 72। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल आपको कितना होगा 6√2। कैसे, ये 6 जब अंदर जाएगा तो 36 होगा, 36 का वर्गमूल 6 होता है। अब जब ये 6 को हम अंदर ले जाएंगे तो ये 36 हो जाएगा, अंदर जाएगा 36 होगा, 36 गुणे 2, 36 दूना कितना हो जाएगा 72। तो आपके इस
ये विकर्ण लंबाई BD की लंबाई कितनी आ गई, 6√2 आ गई। कितनी आ गई, 6√2। आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल का मतलब लिखेंगे आप AC गुणे क्या लिखेंगे, BD। यहां आप क्या लिखेंगे, 1/2। AC की वैल्यू कितनी, AC की वैल्यू, AC के बीच की जो AC के बीच की जो आपने दूरी निकाला है वही उसका जो है क्या है, विकर्ण है। तो AC का आपने निकाला है कितना, 4√2। BD का कितना निकाला है, B और D का 6 रूट कितना निकाले हैं, 2। ये हो गया। आप जानते हैं इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक कितना होगा, 24। √2 गुणे √2, आप जानते हैं √2 गुणे √2 जब किया जाता है तो रूट में 4 प्राप्त होगा, उसका वर्गमूल कितना होगा, 2। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 2। यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 24। ये आपका आंसर हो गया। यही पूछा था, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप इसी तरह से निकालेंगे। ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई आपका प्राप्त हो गया। एक बार पूरा सुनेंगे। समांतर चतुर्भुज दिया गया था, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिए गए थे, ये आपके शीर्ष ABCD सबके शीर्ष दे दिए थे। तो सबके शीर्ष से हमने क्या निकाला, विकर्ण। विकर्ण का मतलब A और C को मिला दिया, B और D को मिला दिया, ये आपका विकर्ण। और विकर्ण होने के बाद हमने विकर्ण भुजा की लंबाई ज्ञात किया। विकर्ण भुजा की लंबाई हमने कैसे ज्ञात किया, A और C के बीच की दूरी का फार्मूला का सूत्र लगाया। दूरी का फार्मूला का सूत्र आपको पता है, x2 - x1 कोष्टक बंद वर्ग प्लस y2 - y1 कोष्टक बंद वर्ग और पूरे का करनी लगेगा। ये तो x1 था, x1 y1 x2 y2। जब AC को मध्य बिंदु निकाल रहे थे, सॉरी AC का विकर्ण निकाल रहे थे तो इसको x1 y1 x2 y2 माना, और जब BD को निकाला तो इसको x1 माना, इसको y1 माना, और इसको x2 माना, इसको y2 माना। बीच की दूरी निकाल लिया, जो बीच की दूरी निकाला वही विकर्ण प्राप्त हो गया। और फिर विकर्ण प्राप्त होने के बाद कहा था क्वेश्चन में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो संकेत दिया था समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2, विकर्ण आपका एक AC हो गया और अगला BD हो गया। तो 1/2 ऐसे लिखा गया, AC की वैल्यू आप 4√2 प्राप्त किए हैं और BD की वैल्यू 6√2 प्राप्त किए हैं। तो 1/2 को यहाँ ऐसे लिखा गया, इस 4 का गुणा इस 6 में किया गया तो कितना आ गया आपका, 24 प्राप्त हुआ। और इस 2 का √2 का गुणा इस √2 में किया गया तो कितना प्राप्त हुआ, 2। यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया और इसके बाद यहाँ कितना बचा, 24 वर्ग इकाई आपका आंसर हो गया। इस तरह से प्रश्नावली 7.2 कंप्लीट हुई। और कहीं भी किसी को समस्या हो तो कमेंट करिए। धन्यवाद।